युवा आह्वान हमेशा उत्तराखंड के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देता है उनके नेतृत्व क्षमता को आगे करने के लिए। और जैसा कहा भी गया है कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है। जिस भी महापुरुष ने अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल की है वो हमेशा अपने युवा अवस्था में की है। गैरसैंण राजधानी अभियान के लिए हमने 3 साल तक हिंदी भवन धरना स्थल पे आंदोलन किया था और उस समय 2018 में ही युवा आह्वान के तत्वाधान में जो विधानसभा आयोजित की गई थी उसने एक प्रस्ताव पास किया था, एक बिल पास किया था कि शहीदों की सपनों की राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। मैं सर्वप्रथम तो युवा आह्वान का हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण सत्र पे मुझे आमंत्रित करके आप लोगों को मिलने का सौभाग्य प्राप्त करवाया। और युवा आह्वान से मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूं। युवा आह्वान हमेशा उत्तराखंड के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देता है उनके नेतृत्व क्षमता को आगे करने के लिए। और ये 5वां विधानसभा सत्र है। हमारे उत्तराखंड के युवा किस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी भागीदारी निभा सके उसका वो मंच तैयार करते हैं। और कभी वो हर साल कोई ना कोई नया प्रयोग करते रहते हैं, चाहे वो डिबेटर ऑफ द देहरादून, डिबेटर ऑफ द उत्तराखंड, चाहे अवेयरनेस कार्यक्रम हो, पर्यावरण से संबंधित, नशा मुक्ति से संबंधित। युवा आह्वान लगातार युवाओं के बीच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। और जैसा कहा भी गया है कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है। जिस भी महापुरुष ने अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल की है वो हमेशा अपने युवा अवस्था में की है। चाहे भगवान राम हो, युवा अवस्था में ही वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, चाहे भगवान कृष्ण हो, और चाहे स्वामी विवेकानंद, युवाओं के जो सबसे बड़े आदर्श हैं स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने कहा था कि अगर मुझे 10 नचिकेता जैसे दृढ़ निश्चयी युवा मिल जाए तो मैं देश की तस्वीर बदल दूंगा। चाहे विश्व की क्रांतियां हो, इंग्लैंड की क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति हो, और चाहे स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन रहा हो, वो सब युवा ही थे जिन्होंने मां भारती को ब्रिटिश हुकूमत की जंजीरों से मुक्ति दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। चाहे समग्र क्रांति का नारा रहा हो, चाहे अन्ना मूवमेंट रहा हो, और चाहे उत्तराखंड का आंदोलन रहा हो, युवाओं की हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और कहा भी जाता है कि संघर्षों के साये में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर। और मैं बधाई देना चाहता हूं युवा आह्वान को कि वो हमेशा युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। और निश्चित रूप से अगर युवा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाए तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। मैंने पिछले साल के विधानसभा सत्र को देखा और उन्होंने वो उदाहरण पेश किए कि जो हमारे विधायिका है, जो लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ विधायिका है, उसको भी आईना दिखाने का काम किया था। हम लगातार आंदोलन कर रहे थे। यहाँ पे मनोज ध्यानी जी, पिछले गैरसैंण राजधानी अभियान के लिए हमने 3 साल तक हिंदी भवन धरना स्थल पे आंदोलन किया था। और उस समय 2018 में ही युवा आह्वान के तत्वाधान में जो विधानसभा आयोजित की गई थी उसने एक प्रस्ताव पास किया था, एक बिल पास किया था कि शहीदों की सपनों की राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। और जब उत्तराखंड युवा विधानसभा ने वो बिल पास किया था तो हमारी जो असली विधानसभा है उसने भी ग्रीष्मकालीन विधानसभा का प्रस्ताव पास किया था। और आप लोगों को मालूम है कि हम लोग सोचते थे कि वे विधानसभा कैसी बनेगी, वहां तो तहसील में अस्थाई एसडीएम नहीं है, तहसीलदार नहीं है। तो उस समय जो आज के मुख्य अतिथि जिनको आना था उन्होंने
जिला नहीं कमिश्नरी की घोषणा की थी और उसके 3 दिन बाद उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी हटना पड़ा था। हमारी इस युवा विधानसभा ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 33% आरक्षण इसके बिल को भी पास किया था और उसका नतीजा हुआ कि भारत की संसद में 2023 में महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल भी पास हुआ था। यानी कि हमारी जो उत्तराखंड की युवा विधानसभा है वो हमारे विधायकों को, हमारी विधायिका को आईना दिखाने का काम भी करती है। मुझे अफसोस है, मैं तो कल से 2-3 दिन से लगातार देख रहा हूं ये जो इस विधानसभा के लाइव को देख रहा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर हमारे विधायक और मंत्रीगण देख रहे होंगे तो इस दौरान भी आपने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। ये कभी नहीं हुआ कि जब बजट सत्र चलता है तो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, कोई संसद के बाहर कोई वक्तव्य नहीं दे सकता। लेकिन इसी विधानसभा के अंदर, जो असली विधानसभा के अंदर, हमने देखा कि भू कानून का बिल पेश हो रहा है, उससे पहले ही मंत्री लोग बाहर उस बिल के बारे में सब बातचीत करने लगे। मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था, जो नेता सदन इस समय माननीय मुख्यमंत्री, क्या नाम है आपका, आकाश मिश्र, और मुझे आज खुशी इस बात की है कि ये मेरे ही क्षेत्र के, ये धुमाकोट क्षेत्र के, इनका इंटरव्यू देखा तो मुझे बड़ा गर्व हुआ कि जो मैच्योरिटी, जो परिपक्वता इनके इंटरव्यू में दिखाई दी, मुझे लगा कि वास्तव में हमारी विधायिकाओं को इनसे सीखना पड़ेगा। चर्चा करके, बहस करके उस बिल को पास किया। मैं इस विधानसभा के माध्यम से ये भी निवेदन करूंगा, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहता, लेकिन आप युवा हैं और युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है। इस विधानसभा से एक बिल पास भी होना चाहिए कि 2018 से लेकर के 2024 के बीच में जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी भू विनाश अधिनियम 2003 में जो संशोधन हुए थे, उसमें कितनी जमीनें किन लोगों को आवंटित हुई और जिन्होंने उसको, जिस उपयोग के लिए वो प्रयोग हुई, अगर उसको उस उपयोग में प्रयोग नहीं तो उसको सरकार अपने आप में निहित करे, उसके लिए एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। ये इस विधानसभा से भी होना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पे एक माननीय विधानसभा सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था कि मसूरी में जो हमारी बेशकीमती जमीन थी, 712 बीघा जमीन, उत्तरांचल टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड उसकी 700 बीघा जमीन 15 साल के लिए 15 करोड़ रुपए लीज पे दे देगी, जबकि उसका बाजारी मूल्य जो है वो 2700 करोड़ रुपए था। और सबसे बड़ी हास्यास्पद बात कि उत्तरांचल टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने उसके लैंडस्केपिंग के लिए, उसके समतलीकरण के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से 20 करोड़ रुपए लोन लिया हुआ है। यानी कि 20 करोड़ रुपए लोन लिया हुआ है, 2700 करोड़ किया उसका बाजार मूल्य, और उसको एक प्राइवेट कंपनी को 15 करोड़ रुपए 15 साल के लिए लीज पे दिया है। इस तरह से कौन सी ऐसी जमीनें हैं उस पे जो है श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। और दूसरा यूसीसी के मामले में यूसीसी का किसी ने भी विरोध दिया, उसका केवल एक आपत्ति थी। इस विधानसभा के माध्यम से भी वो बात जानी चाहिए, क्योंकि हमारा उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ से भारतीय सनातन धर्म की संस्कृति का उद्गम भी हुआ है। यहाँ गीता से लेके, पुराण से लेके, महाभारत से लेकर के सब हमारी देवभूमि में लिखे गए हैं। हम ऐसी संस्कृति यहाँ न पनपने दे जो लिव इन रिलेशन वाला, निश्चित रूप से उस पर इस सदन के माध्यम से भी जो है बात जानी चाहिए कि ये कानून जबरदस्ती उत्तराखंड की धरती पर न थोपा जाए। अंत में मैं एक बार पुनः युवा आह्वान का इसलिए भी हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि ये आप ऐसा मंच देते हैं और इस मंच के माध्यम से निश्चित रूप से सरकारों तक बात जाती है। और मैं एक बार पुनः
युवा वाहन की टीम से कहना चाहता हूं कि जो भी प्रश्न इस विधानसभा के सदस्यों के माध्यम से, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यहाँ कुमाऊं से भी प्रतिनिधित्व हो रहा है, भाबर से भी प्रतिनिधित्व हो रहा है, तराई से भी प्रतिनिधित्व, हरिद्वार से, मतलब यहाँ 13 जिलों के प्रतिनिधि अपनी अपनी समस्याओं के, अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं उन्होंने रखी हैं। मैं युवा वाहन के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि आप सरकार में प्रत्येक डिपार्टमेंट में जो जिस विभाग की जो समस्या है, आप उसको उन मंत्रियों तक और उन विभागों तक जो है जरूर पहुंचाने का काम करेंगे। तब हमारी निश्चित रूप से इस जो युवा विधानसभा है उसकी सार्थकता जो आपने की है उसकी सार्थकता बनी रहे। और एक बार पुनः आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। सबसे पहले तो मैं युवा आह्वान का बहुत बहुत आभारी हूँ। सभी युवा विधायक जो ये 5वीं उत्तराखंड युवा विधानसभा का आयोजन कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इस 5वीं युवा विधानसभा में जिस तरह के मुद्दे उठे हैं, चाहे यूसीसी से संबंधित हो, चाहे भू कानून से संबंधित हो, हमने देखा कि उत्तराखंड की विधानसभा में उन विषय पर चर्चा नहीं हुई, उन बिल पे कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से इस युवा विधानसभा में प्रत्येक जितने भी प्रतिभागी थे उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से उन विषयों पर चर्चा की। बिल जब पास हुआ तो उसके पक्ष में और विपक्ष में बहुत बेहतरीन तरीके से बोला, और इन्होंने जो हमारी विधायिका है उसको भी एक आईना दिखाने का काम किया कि किसी भी बिल को बिना बहस के, बिना डिबेट के आप पास मत करो। ये इन्होंने यहाँ से संदेश दिया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।